सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, जय मानव भीम, का जोहार। चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय करा देता हूं। जगतार सिंह साहब जुड़े हैं हमारे दिल्ली प्रदेश से। धनेश्वरी कुर्रे जी जुड़ी हुई है, जो एक शिक्षिका है और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में काफी उनका बड़ा योगदान है। एजुकेशन के संदर्भ में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जसवीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं हमें और हमारे साथियों को। उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, जसवीर भाटिया साहब का, अमेरिका से। आज के जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, वो जो फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान में हमें मिला हुआ है, उसमें शिक्षा का अधिकार, इसको लेकर हम आज चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि पिछले समय हम लोग जो सामाजिक न्याय व्यवस्था पर 2-3 विषय को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो शिक्षा का अधिकार है। इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और हमारे तमाम जो शिक्षाविद हैं, जो विचारवान हैं, सभी से हम विचार जानने की कोशिश करेंगे आधे घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर में। तो मैं सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, हमारे दर्शकों का स्वागत करते हुए, आज के इस एजुकेशन सिस्टम के संदर्भ में हम चर्चा भी करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो शिक्षिका है धनेश्वरी कुर्रे जी, उनके पास जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत के अंदर में शिक्षा का जो प्रचलन चला है, एजुकेशन सिस्टम चला है, और इसमें 2 प्रकार की शिक्षाएं हम देखते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स है, एक तरफ सरकार की स्कूल है। उस सरकार के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था है, भोजन का भी व्यवस्था है बच्चों को पढ़ाने के लिए। शासन तो हर दिशा से प्रयास करती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार नीचे तबके तक के बेटे और बेटियों को बराबर रूप से मिले। लेकिन हम अगर आज के परिदृश्य में देखते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर में भी फर्क है और भेदभाव नजर आता है एजुकेशन को लेकर। और यही कारण है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ने लिखने में जो एजुकेशन को लेकर है, वो काफी अंतर देखने को मिलता है। तो मैं धनेश्वरी कुर्रे जी, चूंकि एक शिक्षिका है और इस विषय को वो ज्यादा समझती है और जानती है, लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो मैं उन्हीं से ही पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि ये जो शिक्षा का जो समान अधिकार है, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं, और शिक्षा के इस समानता को लेकर भारत के अंदर में जो अभियान भी चलाया जा रहा है विभिन्न स्तर में, तो इसको हम एक समानता के रूप में कैसे देख सकते हैं, धनेश्वरी जी? सत श्री अकाल आप सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आपको मैं पुनः धन्यवाद दूंगी खुदे भाई साहब, आपने मुझको इस मंच में आमंत्रित किया है विचार साझा करने के लिए। और इस विषय पे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आज आपने फिर मुझको अवसर दिया है इस विषय पे चर्चा करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। इसके पहले मैंने अभी सुना श्री भाटिया सर जी को, तो उनके विचार से मैं सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर की बात कही है कि हम इस न्यूज़ चैनल में बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वास्तव में उसका परिणाम, उसकी जो गतिविधि, उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, ये विचारणीय है जी। रही बात अभी सामाजिक परिवेश में शिक्षा का जो अधिकार लागू हुआ है, RTE, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है। पहली क्लास से लेकर के पहले 8वीं था और अब 12वीं तक हो गया है, और ये गवर्नमेंट स्कूल में है। यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि अगर राइट टू एजुकेशन का जो नियम लागू हो गया है, जिसमें सभी बच्चों को प्रमोशन करना है, इस नियम में एक चीज गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि बच्चा स्कूल आए या ना आए या कहीं बाहर रहे, उसको कक्षा में रोकना नहीं है, प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है। जब हम पढ़ते थे उस समय की बात होती थी कि हम उस समय
फेल या पास हो जाते थे और कक्षा में हमको रोक दिया जाता था। 1 साल 2 साल पुनः उस पाठ्यक्रम को फिर पढ़ते थे। लेकिन अभी जैसे ये जो नियम लागू हुआ है, शिक्षा का जो अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं सर। यहाँ साल दर साल यहाँ नियम बदले जाते हैं। साल दर साल मतलब हर शिक्षा सत्र में नियम बदला जाता है। गवर्नमेंट को ये पता नहीं रहता कि आने वाले सत्र में किस प्रकार से एजुकेशन का ढांचा होगा, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, क्या उसका खाका होगा, हमें कुछ पता नहीं रहता। जो पाठ्यक्रम लागू है हम उसको पढ़ा रहे हैं, किंतु उसका जो मूल्यांकन का स्तर है, मैं जमीनी हकीकत की बात कर रही हूँ, जैसे अभी भाटिया सर जी ने बताया, हम जब मूल्यांकन करते हैं तो पहले मूल्यांकन होता था नंबर पे। अभी आप जैसे आप अंक सूची देंगे, जिसको मार्कशीट कहते हैं, प्रमोशन कार्ड, उसमें ग्रेडिंग रहता है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक दिक्कत आई थी, एक बच्चा आया था हमारे स्कूल का जो पढ़ा हुआ है, उसने अप्लाई किया था मंत्रालय में कुछ पद के लिए, तो उसके जो मार्कशीट में है वो ग्रेडेशन वाला था, ABC, A+, B+ समथिंग। तो उसमें क्या था, उन्होंने बोला कि इसमें तो नंबर क्लियर नहीं है, हम आपका कैसे आकलन करें और किस बेस पे आपका चयन करें। देखिए सर, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल देखिए, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो दिक्कत आएंगी आने वाले समय में बच्चों के साथ, मैं उसको बता रही हूँ। हम ग्रेडेशन कर रहे हैं, अंक सूची दे रहे हैं, कक्षा में किसी बच्चे को रोकना नहीं है, प्रमोशन करना है, तो हमारे साथ जो प्रैक्टिकल चीज है मैं उसको आपके साथ साझा कर रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बच्चे कमाने के लिए, बहुत पुअर लोग रहते हैं, कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, 2 साल नहीं आया, लेकिन उस बच्चे को हम रोक नहीं सकते, उसको प्रमोशन करना है। भले उस बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ आए या ना आए, लेकिन उसको कक्षा से आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं है। ये है शिक्षा का अधिकार गवर्नमेंट का जी। और दूसरी बात, अभी शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। पिछले साल शिक्षा सत्र का जो लास्ट था, एंडिंग था सर, मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकल चीज को, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हुए हैं। 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि अपने को मार्कशीट बना के चाहिए। तो शिक्षक कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि आकलन हम खुद करते हैं बच्चे का, और साल भर का आकलन वहां पे देना पड़ता है। प्रैक्टिकल जो दिक्कत आती है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। और जो नियम लागू करती है सरकार, उस पर खुद अमल नहीं करती। अगर बच्चे को बिना रोके आप उसको कक्षा से प्रमोट करते जाएंगे तो उस बच्चे में पढ़ाई के प्रति गंभीरता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, और कोई आवाज नहीं उठाता सर इस बारे में। यहाँ दूसरी बात आपने ये कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, मिड डे मील है, यूनिफॉर्म भी फ्री में मिल रहे हैं, सब चीज फ्री में है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का विकल्प क्यों रखा? हमारे बच्चे, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम अपने लिए गवर्नमेंट स्कूल रख रहे हैं। तो किसके लिए रख रहे हैं? इतनी सारी सुविधा, इतने सारे अमाउंट, इतने सारे अनुदान राशि आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पिछड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पैटर्न का एजुकेशन नियम लागू है। यहाँ मैं सीजी की बात कर रही हूँ। यहाँ सीजी पाठ्यक्रम, CBSE पाठ्यक्रम और ICSE पाठ्यक्रम, 3 पाठ्यक्रम है, 3 स्तर पे अलग अलग, और यहाँ के बच्चे 3 अलग अलग पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। हमारा जब बच्चा 3 अलग अलग पाठ्यक्रम को पढ़ के अदर स्टेट में जाता है, कंपटीशन एग्जाम देता है, तो हमारा जो सीजी वाला बच्चा है वो पिछड़ जाता है, बिल्कुल पिछड़ जाता है। मतलब कि उसको पैटर्न नहीं मालूम नहीं है, टफ कंपटीशन जब होता है तो पिछड़ जाता है। तो आज के परिवेश में सर, गवर्नमेंट स्कूल में जब इतनी सुविधा है, तो प्राइवेट स्कूल का विकल्प उन्होंने क्यों रखा? उसको मान्यता प्राप्त है, प्राइवेट स्कूल को सरकारी मान्यता प्राप्त है, तभी उन्होंने अपना शैक्षणिक संस्थान खोल रखा है। ठीक है, हम मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, कंपेयर वाली बात होती है। जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो कंपेयर वाली बात होती है। तो वहां पे क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्या उस योग्य नहीं है कि उस पाठ्यक्रम को पढ़ा सके? अगर एजुकेशन लागू करना है तो उसका एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सब टोटल ऑल इंडिया में सेंट्रल स्तर पे, स्टेट स्तर पे एक ही होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक ही स्तर का शिक्षा मिल सके और हर जगह जाके वो कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और यहाँ सर साल दर साल नए नए प्रयोग होते हैं, और हमेशा शिक्षा विभाग में ही क्यों प्रयोग होता है? हमेशा शिक्षा विभाग में। अभी आज का ही आदेश मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट से आदेश निकला है कि पहले 10 बजे से 4 बजे स्कूल लगता था सर, अब 9:45 से 4 सवा 4 तक स्कूल लगेंगे। मतलब अब मॉर्निंग से लेकर के 5 बजे तक स्कूल लगा दीजिए, हम रहने के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिकल से हट के काम करती है गवर्नमेंट हर चीज को, और उसका खामियाजा बच्चा भुगतता है, शिक्षक भुगतते हैं, पालक को तो कोई मतलब नहीं है सर।
क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो पुअर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। उनके पालकों के पास इतना समय नहीं कि वो माथा पच्ची करें। वो तो बच्चे को छोड़ दी, स्कूल में मिड डे मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है, टीचर की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी। आप यकीन नहीं करेंगे सर, उनके पास लिखने के लिए कॉपियां तक नहीं रहती। तो जैसे अभी भाटिया सर ने बताया कि हम जो चर्चा करते रहते हैं न्यूज चैनल पे, हम जो विचार साझा करते हैं, उसका प्रैक्टिकल कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब वाकई में प्रश्न की चाहती है। थैंक यू सर, थैंक यू जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आप ज्वलंत मुद्दे को आपने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इस प्लेटफॉर्म में हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं जगतार सिंह साहब से पास जाना चाहूंगा। वो दिल्ली प्रदेश में रहते हैं और वहाँ की जो केजरीवाल सरकार है, वहाँ पे उन्होंने कुछ एजुकेशन को लेकर क्या कुछ किया है दिल्ली सरकार में। तो जगतार सिंह जी हमारे स्क्रीन पे आए और वहाँ पे जो दिल्ली राज्य के अंदर भी जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को पढ़ाने लिखाने को लेकर, तो वहाँ पे क्या हालात हैं और किस तक का शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ भी कि शहरी क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ भी सरकारी स्कूलें चल रही है। तो वहाँ के हालात के बारे में थोड़े आप विचार रखें। और धनेश्वरी कुरे जी ने जो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन के संदर्भ में अपनी बात रखी, उसको आपने सुना है। इस संदर्भ को रखते हुए अपने विचार रखें। सबसे पहले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह सर, फतेह। धन्यवाद आपका वॉइस ऑफ मानवता चैनल का, जिसने हमारे को अपने मन की बात रखने का कोई स्थान, कोई अवसर दिया। क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है, आम सिविल नागरिक हैं और लोकतंत्र में हमारे दिल की भावना हमारे दिल में ही रह जाती है। आपने अभी केजरीवाल जी के एजुकेशन पॉलिसी की बात करी। पिछले 2 साल मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर थे, जिनको मैंने इस साल गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया। उसके पीछे रीजन ये रहा, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में उनके काबिलियत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा वेल क्वालिफाइड है, उससे ज्यादा सक्षम है। पर मेन बात यह है कि सरकारी पॉलिसीज, जैसे मैडम जी ने अभी बोला, क्या उनको प्रॉपर जो इस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया वो काम करने दिया जाता है? कभी वोटिंग का काम, कभी जनसंख्या की गिनती करने का काम, कभी राशन वितरण करने का काम, मतलब दुनिया भर के काम। जो उनका बेस काम है एजुकेशन देना टीचर्स का, क्या उनको उसकी तरफ फोकस करने दिया जाता है? क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है, आने वाले देश का भविष्य है। बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर प्रॉपर फोकस करना चाहिए। तो क्या सिस्टम हमारे ये टीचर्स को, जिनको इधर उधर बिजी करके रखा जाता है, क्या हमारे देश में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है? बेरोजगारों की कमी है क्या? कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं हो सकता कि जिनको एसओएस करके जहां जरूरत हो वहां पे भी हम इलेक्शन करवाने के लिए वो जाएंगे, हमारे टीचर्स नहीं जाएंगे, या हमारा कोई और जो जरूरी है एंगेज किसी और काम के लिए नियुक्त किया गया स्टाफ है वो नहीं जाएगा? एक स्पेशल स्टाफ हम अलग से नियुक्त करते हैं। हमारे यहाँ देश में बेरोजगारों की कमी है क्या? हम राशन वितरण के लिए, जनसंख्या गिनती के लिए, ऐसे कामों के लिए टीचर्स को अगर लेके जाएंगे तो पता लगता है। जैसे कि अगर हम विद्वानों से कहीं से डिस्कशन करें कानून के बारे में, राइट टू एजुकेशन बहुत अच्छा नाम बोला गया और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, पर क्या राइट टू एजुकेशन देने की सही नीयत हमारे देश के सिस्टम की, सरकारों की है क्या? जो एक बार बार एक ही चीज को रिपीटाइजेशन करना अच्छा नहीं लगता, पर हमारे देश की वही समस्या है, बिल्ली के सराहने दूध, चोर को खजाने की राखी करना। और जो हमारे को एजुकेशन देने के विरोध में थे वही आज हमारे को एजुकेशन देना क्या नीति निर्धारित कर रहे हैं। तो वो कैसी नीति निर्धारित कर रहे हैं, कैसी वो हमारे को एजुकेशन दे रहे हैं जी? तो इस चीज का एक अपना अलग इतिहास भी है, इसको हम धीरे धीरे अभी डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारी विचार चर्चा आगे चलेगी। क्योंकि जब जिन अंग्रेजों के समय हमारे को राइट टू एजुकेशन मिला, तो जो लोग हमारे शिक्षा के अधिकार का विरोध कर रहे थे, एक तरफ तो हमारे शिक्षा के अधिकार का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके बच्चे मॉडर्न स्कूलों में पढ़ रहे थे। जब उनके बच्चे आईएएस आईपीएस लगने लायक हो गए तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुलने की उन्होंने परमिशन दी, आज्ञा दी, अनुमति दी।
और वो स्कूल इस नीति के तहत बनाए गए कि हम सारी उम्र कभी क्लर्क से ऊपर पहुंच ही ना सके जोर लगा के। वो नीति हमारी आज भी चल रही है। तो बहुत कुछ है, अभी हम चलो आगे और पैनलिस्ट से बात करते हैं, क्योंकि मेरा इस विषय पे इतना डीप अध्ययन नहीं है। मैं एक जर्नली अध्ययन जो किया वो आपके सामने रख दिया है। धन्यवाद जी जी, बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी। ये बात आपने सही में कहा कि जब टीचर्स लोगों को वोटिंग का समय आता है, जनसंख्या का आता है, तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों को ही ये नजर आते हैं कि इनको कोई ना कोई कामों में उलझा के रख दो, और ये इससे बहुत ज्यादा हमारे बच्चों के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, और ये हम सब लंबे समय से देखते आ रहे हैं। तो ये इस विषय पर सरकार को समझने की और जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर उनकी नीयत अगर शिक्षा के समुचित विकास को लेकर अगर किसी भी सरकार की, चाहे कोई भी प्रदेश की हो, तो जिस ढंग से भारत के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो अंतर है, वही एक कारण है जो हमारे बच्चों का जो एजुकेशन को लेकर या बड़े बड़े कंपटीशन में जो फाइट करने के लिए जाते हैं, या जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, IAS IPS एग्जाम वगैरह होते हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के या अन्य राज्यों के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अधिकांश पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो अंग्रेजी में नहीं है, और जितने भी मेन एग्जाम्स होते हैं वो अक्सर अंग्रेजी में होते हैं। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र के जो एजुकेशन पॉलिसी में हमारे बच्चों को कंपटीशन के समय में, आने वाले समय में काफी दिक्कत देखने को मिलता है। मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं और एक शिक्षा को लेकर वो लंबे समय से काफी सीरियस है, और हमें बार बार कहते हैं कि इस विषय को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप कुछ और प्रयास करें अपने गांव मोहल्ले में, या उनको पढ़ाने लिखाने के दिशा में। आज के इस न्यू टेक्नोलॉजी में उनको ऑनलाइन भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो मैं जसवीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े और जो एजुकेशन सिस्टम पर जो विद्वानों ने जो अपनी बातें रखी है उस संदर्भ में अपने विचार रखें। भाटिया सर। भाई खालसा, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, सतनाम। मैंने सुना बहन को भी, जगतार सिंह को भी, जो भी बातें कही हैं वो जेन्युइन है, और उसके बारे में मैं चूंकि बाहर के देश में रहता हूँ उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, आप ज्यादा जानते हैं। और अब मैं सुन रहा हूँ कि उसमें आप जितनी त्रुटियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका समाधान तो फिर आप ही कर सकते हैं। मैं इतना ये कहूंगा कि भारत के समाज में अगर कोई काम गलत हो रहा है तो जनता उसको सुधारण करने के लिए इकट्ठी नहीं होती। या तो प्रदर्शन होते हैं, या प्रोटेस्ट होते हैं, या तो कोई तरीका है, ऐसा नहीं है जो सुधार के लिए सब इकट्ठे होके कोई एक्टिव तरीके से गवर्नमेंट से बात कर सकेंगे। ये काम नहीं होने चाहिए। चलो वो बात रही राजनीति की, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो इस देश में होता है, जैसे आपने कहा कि RTE राइट टू एजुकेशन 12वीं क्लास तक अब बिना निःशुल्क हो गई है, वो USA में भी ऐसा ही है। लेकिन बच्चों की एजुकेशन में माता पिता का जो रोल है वो इस कंट्री में भी बहुत ज्यादा है। साल में कितनी बार सो कॉल PTO, पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन के आधार से जो अध्यापक हैं वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के, बच्चे को भी साथ बिठा के बच्चे के बारे में बातें करते हैं, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कमियां हैं। तो जब तक देखे, बच्चों को सरकार तो पैदा नहीं करती, माता पिता ही पैदा करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी उन्हीं माता पिता के ऊपर है कि वो बच्चे किस तरह से बड़े हों, किस तरह से उनका परवरिश हो, कैसे बच्चे बने, कैसे वो नागरिक बने। सबसे पहले जिम्मेदारी जो है माता पिता की है। तो
अगर सरकार कोई आपको सुविधा देती है, स्कूल बनाती है, तो उसका पूरा लाभ उठाना अब आपके ऊपर है। अब ये मजबूरी है कि सरकार, जैसे सिद्धार्थ सिंह कह रहे थे, उनको ऐसी ऐसी ड्यूटियां देती हैं जो कि उनको अपने जो मेन काम है शिक्षा का, उसमें बाधा पैदा करती हैं। उसके बारे में आप जानते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि और गवर्नमेंट आपको ये सुविधा देती है कि आपके पास स्कूल है और सब बच्चों को जाने का हक है, तो ये एक बड़ी बड़ी बात है और उसका फायदा उठाना जो है वो आपके ऊपर है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में जो त्रुटियां रही हैं हमारे इतिहास में, जैसे आप कहते हैं कि क्या शब्द शुरू किया था कुरे साहब आपने, कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो शिक्षा ही ऐसी बात है जो ये सब कर सकती है। और कई तरीके हैं आजकल ऑनलाइन के ऊपर, इंटरनेट में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके लिए ऊपर कोई खर्च नहीं है और उसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन काम करना आपको है। जब तक आप खुद इसके बारे में एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आदमी आपके लिए नहीं करेगा। सरकार की अपनी लिमिटेशंस है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, कोई निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन माता पिता को पूरा उसमें हिस्सा लेना चाहिए बच्चों की पढ़ाई में, तो तभी बच्चे भी इंटरेस्टेड है कि हाँ मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरा ध्यान करते हैं। और ये बात नहीं कि बच्चों को खाना पीना दे दिया और जाओ बस ठीक है, पढ़ो वढ़ो, तुम्हारा जिम्मेदारी, मेरा कुछ काम नहीं है, ऐसे नहीं बने। बस इतना ही कुछ कहूंगा, क्षमा कीजिए। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया सर, आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी हैं। हम दोबारा फिर से आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। मैं धनेश्वरी जी के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से भी भाटिया सर ने एक वैश्विक देश में रहते हुए एजुकेशन सिस्टम को लेकर अपनी बातें रखी है, तो जिस ढंग से उन्होंने कहा कि भाई जो हर पेरेंट्स और माता पिता को ये जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चे का स्तर कितना है, स्कूल में जाकर वो क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वहां से आने के बाद घर में कितनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो जिनके माता पिता इस गंभीरता को ध्यान से लेते हैं, उनके बच्चों में जरूर बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि बच्चों को सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपनी खेती में, अपनी बिजनेस में, अपने धंधे में इतना फुर्सत नहीं है कि वो बच्चों को पूछ सके कि आज किस विषय को पढ़ाया गया और तुम्हारा पढ़ने लिखने का क्या स्तर है। स्कूलों में भी साल भर के अंदर में कभी पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता, ना ही उनके साथ कोई वार्ता की जाती है। ये डिफरेंस हम जो भी भाटिया साहब ने कहा वो देखने को मिलता है। तो इस दिशा में आप एक शिक्षिका होने के नाते समुचित विकास को लेकर, समुचित शिक्षा को लेकर हम क्या कुछ कर सकते हैं, जिस ढंग से विश्व के देशों में पढ़ाई लिखाई को लेकर जितनी संजीदा से वहाँ के पालक, वहाँ का जो सिस्टम इन्वॉल्व है, उस दिशा में हमारे जो भारत देश के अंदर में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, अगर वैसा ही सिस्टम अगर लागू किया जाता तो मुझे लगता है विश्व के एजुकेशन सिस्टम को देखें और हमारे भारत को देखें काफी नजर आता है। तो आप हमें इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करें। धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि भी मैंने सर जी के विचार सुना, भाटिया सर जी का, और उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही कि पालक लोग को भी इसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए। सही बात है। तो हमारे एजुकेशन में ये नियम है। हमारे एजुकेशन में अभी प्रत्येक स्कूल में, हर स्कूल में शाला विकास समिति का गठन किया जाता है, जिसमें पालक भी शामिल रहते हैं और प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। और इसके साथ साथ हर महीने पालक से संपर्क करना और उनकी मीटिंग का भी आयोजन किया जाना है, ऐसा निर्देश है। किंतु जैसे अभी आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, प्रायः खेती में काम करने वाले होते हैं या दुकानदारी होते हैं,
उनके पास इतना समय नहीं रहता, वो समय में नहीं पहुंचते, क्योंकि वो सुबह निकल जाते हैं अपने दुकान के लिए, अपने खेत के लिए, तो शाम को ही लौटते हैं। और हमारा जो स्कूल का समय है वो 10 से 4 बजे है, तो इस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता। हम घर में भी जाएंगे संपर्क करने के लिए तो घर में नहीं मिलते हैं। तो ये व्यवहारिकता और ये समस्या हमारे सामने आती है। और रही बात, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, स्कूलें बनवा रहे हैं और समय समय पे अनुदान राशि भी प्रदान कर दी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, हम उस चीज को मानते हैं, किंतु जो शिक्षा का जो नियम है उसमें ये नियम है कि किसी भी बच्चे को क्लास में रोकना नहीं है, उनको कक्षोन्नत करना है। और हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो ये समस्या हम देखते हैं कि जो रेगुलर आने वाले बच्चे हैं और जो अपने माता पिता के साथ कोई अदर स्टेट चला गया, प्राय छत्तीसगढ़ में ये होता है, आप भी जानते हैं कुंदे भाई साहब कि लोग भट्ठा जाते हैं ईंट बनाने के लिए या अदर स्टेट में कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार है लेकिन फिर भी उनको उतना इनकम नहीं है, तो उस समय बच्चे बाहर रहते हैं। अभी मेरे यहाँ ऐसा केस हुआ है, मेरे स्कूल में 2-3 बच्चे हैं जो कभी नहीं आते। मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाती हूँ तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक वो बच्ची नहीं आई, लेकिन उसको हमको प्रमोशन देना पड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है, हम उस बच्चे को नहीं रोक सकते। ठीक है, हमने उसको आगे कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया, अब वो 9th क्लास में जाएगी, हायर एजुकेशन करेगी, तो उस समय तो उसका तो कोई बेस नहीं बना, एजुकेशन का कोई बेस नहीं बना, क्योंकि उसने क्लास ज्वाइन नहीं किया, एजुकेशन नहीं लिया, तो क्या बेस बनेगा। तो आगे जो हायर स्कूल के टीचर हैं वो सिस्टम जो है हमको दोषारोपण करता है, ये प्रैक्टिकल बात है, हम सुनते हैं। और ये जो साल दर साल जो नियम बदलता है एजुकेशन के लिए, मैं सीजी की बात कर रही हूँ, साल दर साल मूल्यांकन के पैटर्न बदल रहे हैं, एजुकेशन के पैटर्न बदल रहे हैं, इससे एक रूपता तो नहीं है, स्थायित्व भी नहीं है। रेगुलरली कोई मूल्यांकन हो तो उसका परिणाम मिलता है, लेकिन साल दर साल आप नए नए नियम, नए नए प्रयोगशाला बना के रखोगे एजुकेशन विभाग को गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसका कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, और आएगा भी नहीं। कैसे आएगा? इसके पहले जब हम शुरुआत में जॉब में लगे 95 में, तो उस समय डीपीईपी था, एक सिस्टम था डीपीईपी। उसके बाद MGML था कि बच्चे बस्ता नहीं लाएंगे, ओनली कार्ड सिस्टम से पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रयोग होते गए, वो 1 साल चलता है, 2 साल चलते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो बच्चा हम स्कूल प्रयोगशाला बन गया। हालांकि गवर्नमेंट भरपूर दे रही है, अनुदान राशि दे रही है, भवन बना के दे रही है, सुख सुविधा सब दे रही है, मिड डे मील दे रही है, एजुकेशन के लिए बुक्स दे रहे हैं, लेकिन जो उसका जो बेस स्पाइनल है, एजुकेशन स्पाइनल जिसको कहते हैं, जो उसका रूल होता है वो बिल्कुल गलत है सर। एजुकेशन के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन उसका जो स्पाइनल बेस है वो बिल्कुल गलत है, और इस सिस्टम को हम फेस कर रहे हैं फील्ड में, तो इस चीज को हम जान रहे हैं। 50-50 तो सब जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते। जैसे अभी सर जी ने कहा कि आवाज कौन उठाता है, हमारी आवाज कौन सुनेगा। एक सिस्टम होना चाहिए, एक दबाव होना चाहिए। हम अपने बच्चे के लिए, मेरे भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, हालांकि मैं नौकरी कर रही हूँ, जॉब में हूँ, मैं चाहती तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे केवल 3 साल शिशु मंदिर नहीं पढ़े हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और आज वो अपने अपने फील्ड में है। तो प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, बच्चे में अगर प्रतिभा है तो कहीं भी रह के पढ़ेगा। जब भी हमारा ट्रेनिंग होता है तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट सेक्टर की स्कूल, ये दोनों की एजुकेशन बेस पे तुलना होती है। ये तुलना क्यों होती है? क्योंकि हमको भी उतना क्वालिफिकेशन होने के बाद हम उस फील्ड में गए हैं, हम वो शिक्षा दे सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलता है, हम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो रूल गवर्नमेंट हमको फॉलो करने के लिए बोलेगा, रूल निकालेगा, तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे सर, क्योंकि हम उस फील्ड में गए हैं तो हमको एजुकेशन ही देना है, हमारा काम है। दूसरी बात, जैसे कि अभी सर जी ने बताया कि हमको एजुकेशन के अलावा अदर कार्य में लगाया जाता है, अदर वर्क में लगाया जाता है, ये सही बात। और अभी जो टीचर है केवल लिपिक बन के रह गया है। दिन में कम से कम 10 आदेश आते हैं सर, 10 आदेश आते हैं, हार्ड कॉपी निकालिए, फाइल वर्क कीजिए, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कीजिए, तो टीचर दिन भर बस लिपिक का काम करते हैं, पढ़ाई का कोई बेस नहीं। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इन चीजों को जब तक हम नहीं सुधारेंगे, इसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो शिक्षा का जो रीढ़ हड्डी है वो कभी सुधरने वाला नहीं। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत पिछड़ जाते हैं सर, वो किसी कंपटीशन के लिए नहीं रहते तैयार।
जिनमें प्रतिभा है वो सामने जरूर आते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ पालक भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो ध्यान देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रायः 98% पालक ध्यान नहीं देते। ये फैक्ट बात है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी, आपने इस विषय पर और अच्छे से अभी डिस्कशन करने की कोशिश किया है, बहुत शुक्रिया। हालांकि हम इस विषय को लेकर समय समय पर जो चर्चाएं किए हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर में एक जन जागरूकता भी फैले। और भारत के अंदर में हम अगर एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, शिक्षा नीति को देखते हैं, ये आपका कहना सही है कि सरकार ने एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है, और इसके कारण हर एक प्रयोगशाला किया जाना शिक्षा नीति को एक सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन जब जब भी शिक्षा नीति की बदलाव की बात की जाती है, तो ऐसे शिक्षाविद या ऐसे लोगों को उस कमेटी में बैठा करके क्यों न ऐसे नियम बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि वो लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के साथ मिल करके ऐसे नीति को विकसित करें, ताकि उसका लाभ लोगों को मिले और उसका बेहतर परिणाम भी आ सके। मैं जगतार सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा फिर से, क्योंकि हम अगर बड़े शहरों की बात करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर और शिक्षा को लेकर, तो आज हम अपने बच्चों को हर शहरों के स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में बच्चों को दाखिल करा करके उनको उच्च शिक्षा की बेहतरी की बात सोचते हैं। क्योंकि जब जब भी कोई कंपटीशन की बातें आती है, पढ़ लिख करके जब बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और अपनी जिंदगी में उसे पैर में खड़े होने की जब बात आती है, तो उन बच्चों को तमाम प्रकार की परेशानियों से और शिक्षा से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ, मैं खुद भी हिंदी मीडियम में पढ़ा, उसके बाद में जब हमने कंपटीशन कई बार दिया, तो कंपटीशन में अक्सर जो है अंग्रेजी का एक बोलबाला और महत्व देखने को मिलता है। जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ लिख करके जो एक्सपर्ट रहते हैं, उनको एक बेहतर एजुकेशन के रूप में देखा जा सकता है बनिस्बत हिंदी में जो पढ़े लिखे रहते हैं। लेकिन ये सोच लोगों के अंदर में जो आकर आई है, लैंग्वेज का संबंध है, अंग्रेजी का संबंध है, तो इसको लेकर, एक भाषा को लेकर जो लोगों में, बच्चों में जो आज ये खाई देखी जाती है। क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा को अगर आप अंग्रेजी मीडियम में अचानक बैठने के लिए बोलेंगे या उसकी कंपटीशन देने के लिए, तो उसको कठिनाई आएगी और वो उसमें वो पास नहीं हो सकता। तो मैं जगतार सिंह जी के पास में दोबारा फिर से जाना चाहूंगा इस विषय को लेकर कि ये जो भाषा को लेकर, पढ़ाई में जो शिक्षा को लेकर जो विभिन्नता जो नजर आती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और बच्चों के अंदर में ये जो कंपटीशन की भावना जब आती है, तो उस स्थिति में हिंदी को ही उतना बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, वैसे अंग्रेजी को भी बराबर। हालांकि ये स्थिति आ चुकी है कि IAS IPS के एग्जाम में अब हिंदी में भी लोग अब फाइट करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के बीच पे ये अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? जगतार सिंह। बहुत अच्छा विषय है, और इस विषय पे मैं, क्योंकि खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, हम इस विषय को देखते हैं काफी पास से। प्रेजेंटेशन जहाँ की बात आती है, वहां हमारे को ऐसे लगता है कि दिल्ली शहर के जो बच्चे हैं या किसी भी शहर के जो बच्चे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को भी इंग्लिश में हाथ थोड़ा टाइट ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइट है। तो पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, वो ये बात है कि जो हमारे गांव देहात से बच्चे आते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से, वो आपने बहुत सही बोला कि इंग्लिश की वजह से थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, इंग्लिश की वजह से उनको गिल्टी फील कराया जाता है, वो खुद भी महसूस करते हैं कंपटीशन में कहीं फील होने उसमें। पर एक बात मानने की है, वो मैं आपके माध्यम से अपने गांव देहात के बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसी भी विषय में जितनी बेसिक समझ, जितनी आम समझ गांव देहात के बच्चे के अंदर है, दिल्ली के बच्चे में, शहर के बच्चे में उतनी प्रैक्टिकल समझ नहीं है। हाँ,
उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि अगर तूने झूठ भी बोलनी है, अगर तूने झूठ भी बोलना है तो तेरी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि दुनिया इफेक्ट करे, उसको माने, उसका प्रभाव डाले। तो आपके माध्यम से मैं एक बात तो कह देना चाहता हूँ कि हमारे गांव देहात के बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत, और कई बच्चे करते भी हैं यहाँ पे आके, दिल्ली में हमारे यहाँ IAS IPS की तैयारी करते हैं बच्चे, लॉ की या किसी और चीज की तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं। वो बच्चे, जो बच्चे यहाँ आके 2 महीने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार होता है। ठीक है। दूसरी बात ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो भारत सरकार के नोट के अंदर जितनी भी भाषाएं 18 भी अब मेरे ख्याल 21 हो गई हैं, लिखी हुई हैं, हिंदी ही नहीं वो सारी भाषाएं, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, वह सब सारी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हमारे को उन सभी सारी भाषाओं को प्रॉपर सम्मान देना चाहिए, ना कि उन सभी भाषाओं को बोलने वालों के साथ हमारे को गिल्टी फील करनी चाहिए। इस विषय में हम वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारी मानसिक स्थिति हमारे देश के, हमारे विद्वानों की है कि हम एक गिलास के अंदर पड़े हुए वाटर को वाटर समझते हैं, उससे हमारी प्यास बुझती है, पर एक कप के अंदर पड़े हुए जो पानी है उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। जब हम प्रशासनिक विषय में जाते हैं, वो हमारी समस्या हमारे माइंड में है, हमारे समाज में आ गई है, तो उससे हमें ये है कि एक हेल्थी डिबेट करके लोगों में एक सकारात्मक बातचीत का प्रभाव पहुंचाकर ही हम इस समस्या से निकल सकते हैं। क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड का खेल है जो हमारे माइंड में डाल दिया गया है, एक हुआ क्रिएट कर दिया गया है, फोबिया क्रिएट कर दिया गया है। तो उसका एक विचार चर्चा ही हमारे को इस समस्या से निकाल सकती है। धन्यवाद जी जी, बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी। आज के विषय में हमें बच्चों को भी जोड़ने की जरूरत थी। कई स्टूडेंट्स लोग आते हैं और वो अपनी बातें रखते, तो हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा और भी सफल होता। बहरहाल आने वाले समय में हम इस विषय को लेकर थोड़ा और विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे और छात्र छात्राओं को भी अलग अलग राज्यों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी विचार भी हमारे साथ आए और टीचर से स्टाफ के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में भी उनका डिस्कस हो सके। जगतार सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात में? मेरे को एक बात और, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, तो एक बात और मेरे को दिमाग में 2 बार आई। जो हमारे गांव देहात के बच्चे रहते हैं, पीछे रह जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, उसके पीछे सिर्फ एक यही विषय नहीं है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या वो कंपटीशन नहीं कर पा सकते, उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स कैसे? अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के समय में जाएं तो आपको पता होगा कि कई ऐसे केस भी हमारे अदालतों के अंदर चले या किताबों में पढ़ाए जाते थे, जिनमें बच्चों का नाम देख के, उनके आइडेंटिफिकेशन देख के उनको रोका जाता था पास करने से, नंबर, उत्तर पत्रिका, उनकी जो आंसर शीट होती थी वो चेक करने में। ये एक्सरसाइज क्या हम आज ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आज नहीं चल रही? आज भी सिख बच्चों को उनकी पगड़ी की वजह से, उनके कृपान की वजह से, उनके कड़ों की वजह से, उनकी धार्मिक पहचान की वजह से एग्जाम में बैठने से रोका जाता है, अदालतों में केस चलते हैं। अब मेरे को छोटा सा क्वेश्चन आप ये बता दो, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है पर वो सिख है, वो अपनी दाढ़ी पगड़ी कृपान के साथ, कड़े के साथ एग्जाम देने के लिए जा रहा है और उसको एग्जाम से पहले 1 घंटा हरास कर दिया गया। उसकी मानसिक स्थिति, क्या वो एग्जाम देने के लायक है? क्या वो एग्जाम दे सकता है? मानसिक स्थिति उसकी इस लायक रह जाएगी कि वो एग्जाम दे सकता है? दूसरी बात, अगर 1 आधा घंटा मानसिक तनाव से निकलने के बाद उसे एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल भी गई, तो इस बात की क्या गारंटी कि उसको एग्जाम में पास भी कर दिया जाएगा? दूसरी बात, अगर वो किसी भी तरीके से एग्जाम क्रैक कर देता है तो इंटरव्यू की व्यवस्था में क्या ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवानों को फेल किया जाता है या उनको रखा जाता है? तो इसमें अकेला विषय यही नहीं है कि हमारी एजुकेशन, आपकी खुद की एजुकेशन को, मैंने पहले भी बोला भी हमारे जो गांव देहात के, जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, बेशक से इंग्लिश में उनका हाथ तंग है थोड़ा सा, बेशक से वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर सकते, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको प्रैक्टिकली लाइफ की बहुत नॉलेज है, उन्होंने अपने पापा के खेत में काम किया होता है, दुकान पे काम किया होता है, उनको नॉलेज, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकली नॉलेज उनको बहुत अच्छी होती है, इससे कि जो शहरी इलाके के बच्चे हैं उनसे ज्यादा। पर अब यहाँ समस्या यही आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये सिस्टम जो उनको एग्जाम में नहीं बैठने देता है और जिनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार का विरोध किया, जो इनके उत्तर पत्रिका में इनके नाम देख के इनको फेल करता रहा है, क्या इनको आज पास करेगा? मैं कितने ही मेरे रिलेशन में ऐसे स्टूडेंट है, मैं खुद एक 45% का स्टूडेंट हूँ,
ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मेरे टाइम की जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिनके उदाहरण मेरे पेरेंट्स मुझको दिया करते थे, आज वो सब डिप्रेशन के अंदर है। कभी सोचा है कि उसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको एज ए अपने रिलेशन के अंदर 4 स्टूडेंट दिखा सकता हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो डिप्रेशन के अंदर है। कभी किसी ने एक बारीकी से सोचा उसके पीछे रीजन क्या है? ये बहुत ही संजीदा विषय है जी। इस विषय में हम आने वाले समय में फिर से और सेशन रखेंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैं जिस ढंग से अभी वर्तमान में जो सोशल मीडिया का जो जमाना चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्कूलों में कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाने की जद्दोजहद की गई और कोशिश भी किया गया, कुछ कामयाब भी हुए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास स्मार्टफोन का नहीं रहना और नेटवर्क का नहीं रहना, तो इस विषय पर मैं थोड़ा सा टॉपिक छेड़ने की कोशिश करता हूँ और इस पर मैं दोबारा धनेश्वरी को पुरी जी के पास इस विचार को लेकर उनके विचार साझी करना चाहूंगा कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में नेट के माध्यम से जो परिचित तरक्की की दिशा में है, इसको हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कितना अच्छा और कितना बेहतर समझ सकती हैं, इसको बताने की कोशिश करें धनेश्वरी जी भाई साहब, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे आपने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोला, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम किसी चीज का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्षों को लेकर के बात करते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई रेसिपी सीखनी है, आपने उसको नेट में पढ़ लिया, उसका स्वाद भी जान लिया, उसका मेजरमेंट भी जान लिया, क्वांटिटी समझ लिया, कहाँ से मिलेगा वो भी समझ लिया, लेकिन आपने उसको बनाया नहीं, तो आपको उसका स्वाद कैसे पता चलेगा? सेम यही सिस्टम है। ऑनलाइन में बच्चे कैसे जुड़ेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हर किसी के पास एंड्रॉइड नहीं होता, और है भी तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम लोग कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन दिए हैं सर, उसमें क्या होता था, बच्चों के साथ दिक्कत है कि सभी के पास एंड्रॉइड नहीं है, अगर है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चे मोबाइल को ऑन करके छोड़ दिए, हमको लग रहा है कि बच्चा जुड़ा हुआ है और वो बाकी काम में व्यस्त है, मतलब उसका ध्यान उस शिक्षा में केंद्रित नहीं है, तो क्या सीखेगा? बहुत अंतर है, प्रैक्टिकल नहीं है ये ऑनलाइन। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप फेस टू फेस जब तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, जब तक ब्लैक बोर्ड में लिख करके नहीं सिखाएंगे बच्चों को, वो सार्थक शिक्षा नहीं होगी जी। और ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में मैं शुरू से नहीं हूँ सर, और अभी भी नहीं हूँ। थैंक यू। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। इस विषय पर हम लोगों ने भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका प्रयोग करने की कोशिश किया गया सरकार के माध्यम से, क्योंकि उस समय स्कूलों पे बच्चों को जाना कोरोना काल में पूरी तरीके से बैन था कोरोना की इस बीमारी को लेकर, तो ये प्रयोग किया गया। लेकिन बहरहाल ये आपने सही कहा कि ये प्रयोगशाला जो है बच्चों के ऊपर में कारगर सिद्ध नहीं हुआ, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पे, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे रहे हैं और भारत को तो वैसे भी ग्रामीणों का देश कहा जाता है, गांव कस्बों का देश कहा जाता है। लेकिन नेटवर्क के माध्यम से इसको गांव तक जोड़ने की कोशिश भी की गई है। ऐसा नहीं है आज कहीं मोबाइल नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये है कि सभी के पास में आधुनिक तकनीक का जो फोन है वो नहीं है, और इसकी कमी लोगों की अर्थव्यवस्था भी एक कारण है, क्योंकि 10 से 15 हजार रुपये आप खर्च करेंगे तभी एंड्रॉइड फोन आप ले सकते हैं। बहरहाल ये अलग मुद्दा है, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, जिस ढंग से अमेरिका एक विश्व का वैश्विक देश कहलाता है और एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इक्वलिटी है, बराबरी है, ना कोई अमीर घर का बेटा या गरीब घर का बेटा को लेकर अलग अलग सिस्टम वहाँ पे एजुकेशन को नहीं है। विश्व के कई ऐसे देशों में देखने समझने को ये जानकारी मिलती है कि एजुकेशन सिस्टम विश्व के विकसित देशों में ऐसा है।
तो उसको आप भारत के परिदृश्य में किस नजर से देखते हैं पाटिल साहब? जी, आपने ठीक कहा। ऐसे विकसित देशों में समानता है। जो सरकारी स्कूल हैं वो सबके लिए हैं, और जैसा मैंने कहा कि माता पिता की उसमें काफी देन होती है, काफी इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों को एनकरेज करना। देखिए, बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा देना ही काफी नहीं है, उनको स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, ये दो बातें हमने पहले कही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब अपने बच्चों में स्वाभिमान नहीं जागेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागेगी, तब तक वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। और आत्मनिर्भरता, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे ठीक है पढ़ गए, चाहे फेल हो गए पास हो गए, उनको आगे ही प्रमोट कर दिया जाता है, उनको फिर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, फिर हाँ जी हम पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरियां दीजिए। ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं जीवन में? अपने हाथों से काम करना सीखा नहीं। तो जैसे मैंने कहा था पहले एक बार कि इटली में हम गए थे, और वहां पर 13 साल का होता है बेसिक कोर्स, और उसमें फिर 8वीं जमात के बाद फिर इसमें कोई ना कोई तकनीकी शिक्षा देनी होती है, बच्चे लेते हैं ताकि वो अपने हाथों से काम कर सकें, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकें, कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। तो ये बातें बहुत जरूरी हैं बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो बाकी जो आपने कहा भेदभाव जाति के नाम से या धर्म से नाम से, ये तो बड़े दुख की बात है। इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। तो ये सदियों से भारत के अंदर जाति पाति के नाम से इतना डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, और धर्म भी इस बीच में आ गया। धर्म एक इंसान को ऊंचा बनाने के लिए होता है, ना कि एक राजनीतिक टूल बन गया है अब। तो ये बातें तो अच्छी नहीं है, इससे मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, दुख की बात है। Mono used to go through this and used to have to go to school and educate people, remember? जी, They should know that. Yeah, so मैं तो समझता हूँ कि जब तक माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे। अब ये देखो, कुछ मैं जानता हूँ केसेस भारत में जिन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं और इतने अमीर हो गए हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिया है अपने स्कूल बना के, प्राइवेट स्कूल बना के। तो ये कैसे होता है? क्या वहां पढ़ाई क्या सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छी होती है? ये उसको समझना होगा कि ये इतना धन कहाँ से ले आते हैं लोग, कैसे इतने अमीर बन जाते हैं प्राइवेट स्कूल बना के। तो उसको सोचना होगा, समझना होगा आप लोगों को, इतना भेदभाव क्यों है। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप ही को उसको स्टडी करना होगा कि ये बहुत, क्योंकि ये समाज में फिर एक क्लासिफिकेशन हो जाती है, एक नया वर्ग पैदा हो जाता है। ये लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उनका जो स्तर है बहुत ऊंचा है, उनका इतना स्तर ऊंचा नहीं है, वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ नहीं है। तो ये तो फिर वही एक और बंटवारा हो गया सोसाइटी, समाज में। इससे तो सोशल जस्टिस तो नहीं होगा ना। तो ये बराबरी बहुत जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज करता रहा हूँ कि आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत जरूरी है, स्वाभिमान बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को बताएं कि हमारा जो पिछोकड़ है, हम किसी से कम नहीं है, हमें जाति पाति से बांट के रखा हुआ है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने आप को ऊंचा बनाएं और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं अपना, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय के साथ साथ जो फाइनेंशियल, जो पैसे की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी तब तक भी ये समाज में अन्याय बनता रहे। इतना ही कहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज के इस संदर्भ में हम लोगों ने काफी विस्तार से बातें कर चुके हैं। 1-2 मिनट में हम संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में हम करना चाहेंगे। जिस ढंग से भारत में जो एजुकेशन सिस्टम को इतना महंगा बना दिया गया है कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को
बच्चों को पढ़ा लिखा करके बनाने में 25 से 30 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कम पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर का बनने का सपना तो देख ही नहीं सकते। तो जिस ढंग से भारत के अंदर में ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये काफी इसकी समाज पर दुष्प्रभाव हम अगर देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्कूलों में पढ़ करके बच्चों को मोटी बहुत चीजें, तो इस गैर अंदर में दूर नहीं करेंगे तब तक का हमारे जो भारत का जो समुचित विकास है या जो शिक्षा का जो राइट का अधिकार है, इसको हम कहीं न कहीं अंतर पाएंगे। मैं धनेश्वरी जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी टिप्पणी दें। धनेश्वरी जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी, मतलब इस विषय पे सार यही है कि हम एजुकेशन का ढांचा कैसे चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, और अपने सामाजिक स्तर में जो सकारात्मक परिवेश है उसको कैसे बना सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम किसी सिस्टम को दोष देंगे, ये गलत है, क्योंकि सिस्टम में हम भी शामिल हैं, सिस्टम का हम एक अंग हैं, तो शुरुआत तो हमको कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी जी। और इसके लिए हम सबको थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी, आपने विस्तार से बहुत सारे सवाल और जवाब आपसे हम लोगों ने किए, उसका अच्छे से जवाब भी दिए हैं। मैं जगतार सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। जगतार सिंह जी, संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने अंतिम प्रतिक्रिया दें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा देशवासियों को, जो भी जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है इस विषय पे, शिक्षा के महत्व को समझो। शिक्षा ही इंसान को इंसान होने का हक देता है, इंसान को इंसान बनाता है। नहीं तो शिक्षा के बिना हम भी एक जानवर ही हैं। शिक्षा एक इतना इम्पोर्टेंट है, जब तक शिक्षा नहीं होगी सोशल इंजस्टिस की बात करनी बेईमानी है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक किसी धर्म की बात करनी, क्योंकि हमारे भारत की धरती पे दो धर्म ऐसे हुए हैं, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, जो शिक्षा के बेस पर ही आगे बढ़ते हैं, जो बुद्धि के विकास को, शिक्षा के लिए ही हमारे समाज को प्रेरित करते हैं कि हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए, शिक्षा के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। तो अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अपने बड़े बुजुर्गों का दुर्गति देखने के बावजूद भी इतिहास में हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, हम अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं प्रेरित करते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फॉल्ट है, कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया था। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और विषम परिस्थिति में बाबा साहब ने जो पढ़ लिख करके विश्व के अंदर में अपना ज्ञान और अपनी प्रखरता और अपनी काबिलियत को सिद्ध किया, वो एजुकेशन के बदौलत ही था। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो बच्चा भी इस दुनिया में पढ़ लिख करके इस संसार में एक नया इतिहास रच दिया। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास चाहूंगा कि लास्ट में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, क्योंकि आज हमारे आप इस विषय के हमारे मार्गदर्शक भी हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा एक मार्गदर्शन और एक सारांश के रूप में आज की इस चर्चा को अंतिम रूप में रखने से पहले मैं मेघराज जी से भी चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में एजुकेशन पर अपनी बात रखें। मेघराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो ये अपने जो 3 पॉइंट बोले ना बाबा साहब के, जो शिक्षित बनो और संघर्ष संगठित हो, जो 3 पॉइंट है ये, इसका मतलब समझने की जरूरत है। उनकी जीवन की कमाई है इसमें कि जो उन्होंने जिया है जिंदगी में, उन्होंने लिख दिया है और हमने क्या किया, उसको पढ़ करके निकाल दिया। इनको शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो, ऐसा बोल दिया। लेकिन क्या हो रहा है, उसको हमने मन से नहीं देखा है कि इसको असल में है क्या चीज, उसके मतलब ऐसे क्यों लिख गए हो। तो हमने सिर्फ रट्टा मार मार के दोनों को समझा दिया है कि शिक्षित का मतलब क्या होता है। अगर सिर्फ स्कूल में पढ़ लिए और सिर्फ 2-4 किताब पढ़ के घर बैठ गए ये शिक्षित होता है, ऐसा नहीं है। हमने उसको एक नए रूप से देखा इसको। तो शिक्षित का मतलब होता है कि अपनों की और गैरों की पहचान करना, सच और ईमानदारी की पहचान करना, और जो है सही और गलत की पहचान करना, इसको शिक्षित कहते हैं।
दूसरी बात है, जो संघर्ष करना है, संघर्ष वही लोग कर सकते हैं जो शिक्षित होंगे, जो जिनको सही और गलत का पता होगा। और संगठित लोग भी वही रह सकते हैं जिसको मतलब सच और सही का गलत पता, मतलब सही मतलब जो गलत आदमी को पता होगा जो सही का। तो अगर तीन बातों को 3 लाइनों में बोले इसमें कि शिक्षित इंसान भी वही बन सकता है जो सच्चा ईमानदार है, संघर्ष भी वही कर सकता है जो सच्चा ईमानदार है। नहीं तो संघर्ष करने वाले बाद में बिक जाते हैं। और संगठित भी वही रह सकता है जो सच्चे और ईमानदार हैं। चोर भी होते हैं इकट्ठे, लेकिन चोर को एक दूसरे खतरा रहता है। जैसे मोदी का जो टोला है जिनका चोरों का, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आपस में कटते हैं, मारते हैं, एक दूसरे का डर भी रहता है लोगों को, मेरे को छोड़ कर भाग जाए। तो लेकिन जो सच्चे इंसान हो कभी डरते नहीं आपस में, वो एक साथ रहते हैं और संघर्ष भी करते हैं, संगठित भी रहते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं भाटिया सर से चाहूंगी कि अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में सारांश के संदर्भ में सभी वक्ताओं की बातों को रखते हुए अपनी बात रखें संक्षिप्त। भाटिया सर। बस यही कहूंगा कि मैं माता पिता को सब ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझें। आपने उनको जन्म दिया है, आपका धर्म है कि उनको बड़ा करना, उनको ठीक तरह से शिक्षित करना। जो भी समाज में त्रुटियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं सामूहिक रूप से मिल करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी को ना समझें। तो आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान 2 चीजें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस। ये बात हम कर चुके हैं। इसके लिए माँ बाप को बच्चों को प्रेरित करना होगा कि उनके भविष्य का एक ही साधन है कि वो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, स्कूल में बिना एग्जाम के प्रमोशन हो जाती है, चाहे पढ़े ना पढ़े, ये शिक्षा नहीं है, ये बच्चों के हित में नहीं है। ऐसा बात कि आप अगर जब बड़े होके आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आपके पास जो अगर काबिलियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है आपकी एजुकेशन में, तो फिर काम भी कैसे करेंगे आप। तो ये बात जो है सिर्फ माता पिता ही बच्चों को कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभालिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाटिया सर। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए धनेश्वरी कुर्रे जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं, जसबीर भाटिया साहब का, जगतार सिंह जी का और मेघराज जी का। और दर्शकों से चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो हमारी ऐसी ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, राय दें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। सभी मेहमानों का धन्यवाद। सभी दर्शकों से चाहता हूँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जय भीम, जोहार, जोहार छत्तीसगढ़।